चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो हमने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी। दो सर्कल के एक दूसरे के रिस्पेक्ट पोजीशन क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग उनमें कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। उसके ऊपर देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल सर्कल्स पूछा है। ऑल पॉसिबल कॉमन tangents to this circle x square plus y square minus 2xy minus 6y plus 9 is equal to 0 and x square plus y square plus 6x plus 2y minus 1 is equal to 0। हमें बताना है पहले तो इन दोनों में कितने कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। मैक्सिमम हमें पता है 4 बन सकते हैं, मिनिमम 1 आ सकता है। तो कौन सी पोजीशन होगी दोनों सर्कल की, उसके अकॉर्डिंग कॉमन टेंजेंट्स का नंबर डिसाइड होता है। तो चलिए हम कॉमन टेंजेंट की पोजीशन पता करने के लिए फर्स्ट सर्कल जो है हमारे पास, उसका सेंटर देखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करें सी, तो वो आएगा 1,3 और रेडियस अगर फाइंड आउट करो इस सर्कल का तो वो 1 आएगा। इसी तरह से सेकेंड सर्कल को एस डैश अगर हम नाम दें तो इस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर इस सर्कल का सेंटर सी डैश अगर फाइंड आउट करें तो देखिए -3,1 ये हमें मिल रहा है। और इस सर्कल का अगर आप रेडियस फाइंड आउट करें आर डैश तो ये 3 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं फार्मूला लगा के। तो अगर हम दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें सी सी डैश, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके देखिए ये आ जाएगा 1 + 3 होल स्क्वायर प्लस C3 - 1 का होल स्क्वायर which is equal to root of 16 plus 4 which is root 20। रूट 20 को हम कह सकते हैं 2√5। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। और अगर हम r प्लस आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आएगी 3। तो ये जो वैल्यू है 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो r प्लस आर डैश की जो वैल्यू है हमें वो मिल रही है 4। और दोनों सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आ रहा है 2 × √5। और इसकी जो 2 × √5 की जो वैल्यू है हमारे पास, हमें पता है कि √4 से बड़ी होगी क्योंकि 4 का मतलब होगा √16 और ये है √20। तो सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है हमें पता चल रहा है कि वो बड़ा है r प्लस आर डैश से। तो अगर दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस जो है वो बड़ा है दोनों के रेडियस के सम से, तो इसका मतलब हमें पता है कि हमारे जो दोनों सर्कल होंगे वो एक दूसरे को ना कट करेंगे ना दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हम उनका डायग्राम बनाएं तो ये फर्स्ट सर्कल अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ये सेंटर था इस सर्कल का 1,3 और ये जो दूसरा सर्कल है हमारे पास उसका रेडियस इस वाले सर्कल से ज्यादा है 3 है। इस सर्कल का जो रेडियस था 1 था और सेकंड वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 3 था, सी डैश। सॉरी। इस सर्कल का जो सेंटर था वो था हमारे पास, चेक कर ले, 1,3 एंड -3 1। फर्स्ट वाले के लिए जो आर रेडियस था वो था 1 और सेकंड वाले का जो रेडियस है आर डैश वो आ रहा है 3। सॉरी। सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो √20 दैट इज 2√5 जिसे हमने लिखा था। तो ये रेडियस के सम से ज्यादा था, इस वजह से ये पोजीशन इस तरह से बन रही है। अगर ये इस पोजीशन में तो देखें तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास दो तो होने चाहिए ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट इस तरह से। ये होंगे हमारे दो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट और दो बनने चाहिए इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। चलो उसका भी डायग्राम बना ले, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमारे दो होंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा सही कर दे। ओके। तो ये जो है हमारे पास सेकंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। हमें इन चारों कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी और इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं उसका यूज करना होगा। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो या ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो,
ये हमेशा सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन पे लाई करता है, मतलब ये दोनों टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट भी लाइन सी सी डैश के ऊपर ही इंटरसेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि जो पी पॉइंट है उसका सी और सी डैश से जो डिस्टेंस है और क्यू का सी और सी डैश से जो डिस्टेंस है उनका रेशियो भी इक्वल रहता है आर अपॉन आर डैश, यानी 1/3। जो पॉइंट क्यू है वो सी सी डैश को 1/3 में डिवाइड करेगा इंटरनली, और जो पॉइंट पी है वो डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। तो चलिए पहले हम पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम इन टेंजेंट्स की इक्वेशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मुझे ये पॉइंट क्यू ढूंढना है, पहले देखिए क्यू पॉइंट जो है हमारा 1,3 पॉइंट सी है हमारा, और ये पॉइंट सी डैश मैंने यहाँ लिख लिया। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दे रखे हैं -3,1, और जो पॉइंट क्यू है वो डिवाइड कर रहा है इसको 1/3 में इंटरनली। तो सिंपल सा काम है, सेक्शन फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है क्यू के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो अगर हम फाइंड आउट करें तो 3, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 को -3 से, अपॉन m प्लस n 1+3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो 9+1 अपॉन 1+3। तो देखिए ये आ रहा है हमारा 0,5/2। ये हमें पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट मिले। ये पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 1/3 में इंटरनली। तो लीजिए क्यू पॉइंट हमें मिल गया है 0,5/2। इसी तरह से चलिए पी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पी पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो ये 1/3 में डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। इसी लाइन सेगमेंट को सी सी डैश को 1/3 में डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। तो सी के कोऑर्डिनेट है 1,3 और सी डैश के कोऑर्डिनेट है -3,1। अगर हमें वो पॉइंट ढूंढना है जो इसको 1/3 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो रूल के लिए आपको बताया था -1,3 लो और सेक्शन फार्मूला इंटरनल वाला ही अप्लाई कर दो। तो 3 और ये -1 इंटू -3, ये आ जाएगा हमारे पास +3 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करेंगे तो -1 प्लस 9 अपॉन -1+3। तो देखिए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल रहे हैं 6/2 विच इज 3 एंड 8/2 4। तो देखिए पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दोनों हमें मिल गए हैं 3 4। ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है और 0,5/2 ये है हमारा क्यू। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये जो टेंजेंट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ये मिल गया है। अब चलिए पहले कौन सा फाइंड आउट करना है वो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। हम यहाँ पे पहले फाइंड आउट करते हैं, चलिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आपको बताया था बाहर किसी पॉइंट से अगर हमें पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसी पॉइंट से अगर बाहर हमें दे रखा है कोई पॉइंट, उससे किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए गए, तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड आपको बताए हुए हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप जैसे पॉइंट पी से ये टेंजेंट का मैं नाम दे लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ इस फर्स्ट वाले सर्कल को ये ए, और यहाँ पर ये बी पे टच कर रहा है, और यहाँ पे चलो सेकंड वाले को कहाँ पे कट कर टच करता है उसकी जरूरत नहीं है। पी ए और पी बी ये जो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, अगर मुझे इसकी इक्वेशन ढूंढनी है तो इसके लिए आप S1 इज इक्वल टू टी स्क्र, आपको रूल बताया था पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए वो डायरेक्ट लगा सकते हो। मगर पेयर ऑफ टेंजेंट की फॉर्म में वो जो हमारे पास जो पेयर ऑफ टेंजेंट की फॉर्म S1 इज इक्वल टू टी स्क्र अप्लाई करेंगे, उससे इस पी और पीबी की इक्वेशन हमें अलग अलग नहीं मिलेगी, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। आप चाहो तो उससे सेपरेट कर सकते हो। तो एक तो वो मेथड है। दूसरा तरीका आपको बताया था कि जो टेंजेंट है अगर मैं इसकी स्लोप मान लूं, ये हमारे पास जो टेंजेंट है इसकी स्लोप अगर हम m मान लें, स्लोप ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो हम m को फाइंड आउट करके भी इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज m। अगर हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की स्लोप m मान ली, देन हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लिख सकते हैं। हमें पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट 3,4 में से पास करेगा, चाहे
ये पी ए ले लीजिए चाहे बी भी, दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो पी पॉइंट 3,4 से ही पास करेंगे। अब अगर पॉइंट पी में से ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पास कर रहा है और स्लोप हमने एम मान ली है, तो स्लोप और वन पॉइंट की हेल्प से हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इस तरह से ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो एम एक्स माइनस वाई प्लस 4 - 3m इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट टर्म समझ लेते हैं। अब देखिए हमें ये इक्वेशन मिल गई है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। इसे आप पीए की इक्वेशन समझ लो चाहे पीबी की, एम एक्स माइनस वाई प्लस 4 - 3m। अब अगर हमें m ढूंढना है तो फिर देखिए वापस चल के, अगर ये हमारा टेंजेंट है तो सेंटर से अगर मैं इस टेंजेंट का डिस्टेंस लूं, अगर फर्स्ट वाला सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस लूं तो वो फर्स्ट वाले सर्कल के रेडियस यानी 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर आप इसका डिस्टेंस सेकंड वाले से लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस सर्कल का जो रेडियस है r डैश दैट इज 3 इसके इक्वल होना चाहिए। तो आप किसी भी एक सेंटर से डिस्टेंस ले सकते हैं। तो मैं चलिए C से डिस्टेंस ले लेता हूँ। ये जो पॉइंट है हमारा C, सर फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर 3,1, इस सेंटर से इस वाले टेंजेंट का जो डिस्टेंस है वो इस छोटे सर्कल के रेडियस यानी कि 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका यूज करके हम m को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो अब इस कंडीशन को अप्लाई करता हूं कि सेंटर C का जो A से डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है। सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3,1। तो 3,1 का अगर हम इस लाइन से डिस्टेंस ढूंढे, 1,3 है, 3,1 नहीं है, 1,3। अगर मैं इस 1,3 से इस टेंजेंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूं तो देखिए उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है। x की जगह 1, y की जगह 3 रख देते हैं, प्लस 4 - 3m अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र का मतलब एम स्क्र प्लस 1 होगा और इज इक्वल टू r की वैल्यू होगी 1। तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ऊपर ले जाऊं, तो यहाँ पे देखिए हमें मिल जाएगा 1 - 2m मोड इज इक्वल टू रूट ऑफ एम स्क्र प्लस 1। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर कर दूं, रूट भी खत्म हो जाएगा और मोड भी खत्म हो जाएगा। तो 1 + 4m² - 4m इसका स्क्वायर खोल के हमें मिलेंगे और रूट ऑफ 1 + m² से रूट हट के m² + 1 ये मिल जाएगा। देखिए तो हमें मिल रहा है 3m² - 4m इज इक्वल टू 0। इसमें से देखिए हमें m कॉमन निकाल के 3m - 4 मिलेगा, जिससे m की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो 0 और एक मिलेगी 4/3। तो ये जो दो वैल्यूज हमें मिल रही है m की, ये एक्चुअली हमें इन दोनों टेंजेंट की स्लोप मिल रही है, एक पीए की स्लोप और एक है पीबी की स्लोप। तो अगर आप इन दोनों स्लोप से इक्वेशन लिखना चाहें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो इसके लिए देखिए ये हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन थी, बस कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन में एक बार m की वैल्यू में ले रहा हूँ 0, तो m की वैल्यू 0 लेने से पहली इक्वेशन मुझे मिलेगी -5 + 4 इज इक्वल टू 0, या कह सकते हो y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, इस बॉक्स के अंदर लिखा जाए ताकि। तो y इज इक्वल टू 4 ये हमें पहली इक्वेशन मिली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो m की वैल्यू 4/3 रख देता हूँ, तो 4/3x माइनस वाई प्लस 4 माइनस यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, सॉरी 3m की जो वैल्यू होगी वो 4 आ जाएगी। तो ये 4 से 4 कैंसिल होके हमें मिल जाएगा ये 4/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें ये देखिए ये हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और की दोनों इक्वेशंस हमें मिल गई है। उसके लिए देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले पॉइंट P ढूंढा था और फिर पॉइंट P से टेंजेंट की स्लोप m मान के इक्वेशन लिखी और फिर m को फाइंड आउट करने के लिए हमने कंडीशन लगा दी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल। बिल्कुल सेम वे से आप चाहे तो ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
उसका तरीका भी ये रहेगा कि अपने पास ये जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है इसकी अगर आप स्लोप m मान लोगे, इक्वेशन लिखोगे और m को ढूंढना है तो फर्स्ट वाले सेंटर से डिस्टेंस उसका 1 के इक्वल होगा, अगर सेकंड वाले से लेना चाहते हो c डैश से तो 3 होगा। तो बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर हमने जो कंडीशन अप्लाई की है सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, बिल्कुल सेम मेथड से आप ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट्स की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, फिर उनकी दोनों की इक्वेशन। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल इसी तरह का और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें क्या दिया है हमें। हमें इसमें प्रूव करना है कि ये जो दो सर्कल है हमारे पास, इन दोनों सर्कल के जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल के कॉमन टेंजेंट्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए, पहली बात तो दिमाग में ये क्लियर हो रही है कि जब ट्रायंगल बनाएंगे ये बात प्रूव करनी है तो 3 टेंजेंट होने चाहिए। 3 टेंजेंट तभी बनते हैं जब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करती हैं, और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0, जिसका सेंटर हमें मिल रहा है -3,0 और रेडियस इसका मिल जाएगा 3। सेकेंड सर्कल की इक्वेशन से हमें देखिए उसका सेंटर और रेडियस मिल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0 का जो सेंटर है वो आ जाएगा 1,0, रेडियस r डैश फाइंड आउट करें तो वो 3 है, सॉरी 1 आ रहा है। अब अगर यहां से कंडीशन को चेक करें तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। देखिए आप इन दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, c डैश, और r प्लस r डैश भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू 4 आ रही है। इसका मतलब ये दोनों सर्कल जो है हमारे वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। आप एक्चुअल भी देख सकते हैं डायग्राम बना के, बड़ी आसानी से दोनों सर्कल की पोजीशन आपको क्लियर हो जाएगी। जो पहला सर्कल है उसका सेंटर है -3,0, रेडियस है 3। तो ये सर्कल हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, सेंटर हमारा होगा यहाँ पे -3,0 पे और रेडियस होगा 3। ये वाला पॉइंट -6,0 और ये पॉइंट 0,0 पे वाई एक्सिस को टच करेगा। इसी तरह से जो दूसरा सर्कल है हमारे पास उसका सेंटर है 1,0 और रेडियस है उसका 1, तो दूसरा सर्कल इस तरह से बनेगा, ये पॉइंट 2,0, ये 1,0 सी डैश है हमारा, और ये सी पॉइंट 3,0 एंड 1,0, सॉरी -3,0 पहले का सेंटर, दूसरे का सेंटर है 1,0। अब यहां से ये साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट जो है हमारे पास वो वाई एक्सिस है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। देखिए आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनका जो कॉमन टेंजेंट होता है उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 से। उसके लिए दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पर पहले से दिखाई दे रहा है, सेम है, 1 है दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा 8x इज इक्वल टू 0, विच इज x इज इक्वल टू 0, और देखिए यही है हमारा x इज इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस। तो दोनों सर्कल का एक टेंजेंट तो देखिए हमें सीधा ही मिल गया, y एक्सिस होगी, और बाकी जो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है उन्हें हमें फाइंड आउट करना होगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P जो होगा वो इसी सर्कल के ऊपर ही आएगा और इस सर्कल सॉरी सेंटर से को मिलाने वाली लाइन के ऊपर आएगा। दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं उनको मिलाने वाली लाइन के ऊपर आएगा, और ये जो पॉइंट P है इसका C और C डैश से जो डिस्टेंस होगा वो R रेशो R डैश के इक्वल होगा, दैट इज 3:1। इनटू से पॉइंट P जो है वो सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको 3:1 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम यहाँ पे यूज करते हैं हमारा सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट C जो है हमारे पास वो है -3,0 और पॉइंट C डैश है हमारा 1,0, और हमें इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इसको 3:1 में डिवाइड करे एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली 3:1 में डिवाइड करने के लिए तरीका आपको बताया हुआ है कि m/n में एक का साइन चेंज करो और सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दो। सेक्शन फार्मूला इंटरनल वाला अप्लाई करना है, उससे जो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो आ जाएंगे 3 + 3 अपॉन
3 माइनस 1 एंड सेकेंड थिंग तो 0 ही आ जाएगा, 0/2 विच इज इक्वल टू 3/0। इसका मतलब ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कॉमन टेंजेंट का, ये हमें मिल गया है 3,0 है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है, मैं इस ट्रायंगल को जो टेंजेंट से बन रही है इसका कुछ नाम दे लेता हूँ। चलिए इस पॉइंट को मैं एम लिख लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ एन। हमें प्रूव करना है कि ये जो पी एम एन ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आपको इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, देखिए इसके लिए हम कई मेथड से कर सकते हैं इसको। अब उसमें से सोचेंगे कि कौन सा आसान रहेगा। पहला मेथड तो ये है कि अगर मैं पॉइंट पी से जो टेंजेंट जा रहे हैं पीएम और पीएन, इनकी इक्वेशन ढूंढ लूं और इनकी इक्वेशन से मैं पता कर सकता हूं पॉइंट एम और एन के कोऑर्डिनेट, जिससे हमें ट्रायंगल के बारे में पता चल जाएगा कि वो कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। अगर इसको करने के लिए मुझे पहले टेंजेंट्स की स्लोप मान के एम, जैसे भी पिछले एग्जांपल में किया था, स्लोप ढूंढनी पड़ेगी, फिर इक्वेशन आएगी, फिर एम और एन के कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर ये लेंथ आएगी पी एम एम एन एटसेट्रा, फिर पता चलेगा ट्रायंगल हमारे इक्विलेटरल है या नहीं। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, देखिए ये जो हमारे पास ट्रायंगल है पी एम एन, ये श्योर है कि ये ट्रायंगल आइसोस्केलस है, यानी कि इसमें ये कंफर्म है कि पी एम इज इक्वल टू पी एन होगा। अब ऐसा क्यों कंफर्म है, इसकी क्या गारंटी है? देखिए यहाँ पे जो एंगल है, इसको अगर मैं ऊपर जो एंगल था इसको थीटा मानो और इसको भी देखो ये भी सेम होगा थीटा। क्यों होगा ये सेम? क्योंकि अगर किसी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें और उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें तो पी सी या पी सी डैश, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है, एंगल जो टेंजेंट पी और पीबी के बीच में है, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये एंगल को ये अगर बाइसेक्ट करेगा तो यानी ये जो पी एम लाइन है और पी एन लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है, ये कंफर्म है। अगर सेम एंगल बना रही है तो कंफर्म है कि ये जो ऊपर ट्रायंगल है हमारी पी एम ओ और ये जो ट्रायंगल है पी एन ओ, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है हमारे, क्योंकि दोनों के अंदर देखिए ये एंगल एक 90 डिग्री है, ये एक एंगल थीटा है और एक कॉमन साइड भी है। तीनों एंगल इक्वल हो रहे हैं और एक साइड कॉमन भी है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब इस ट्रायंगल में ये पीएम और पीएन हमें पता है इक्वल है। अगर पीएम और पीएन इक्वल है, मैं देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊं इस तरह से, ये पी एम और एन, अगर ये दोनों ट्रायंगल की साइड इक्वल है और अगर मैं ये पता कर दूं कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, प्रूव कर दूं अगर, तो 100% श्योर ये ट्रायंगल जो है हमारी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एम और एन एंगल पहले से ही बराबर है, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल में जो सेम साइड्स है उनके सामने वाले एंगल है। अगर ये एंगल P हमें पता चल जाए 60 डिग्री है तो 100% श्योर इन दोनों एंगल्स की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है और उनका सम है 120। इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल को मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है तो मुझे सिर्फ ये प्रूव करना होगा कि एंगल ए पी बी, ये एंगल ए पी बी दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमें प्रूव करना होगा 60 डिग्री। इतना ही प्रूव करते ही ये ट्रायंगल हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। और ये पूरे एंगल को 60 प्रूव करने के लिए मुझे सिर्फ ऊपर का जो एंगल है इसे जो थीटा मैंने लिखा है इसे 30 प्रूव करना है। अगर ये 30 है तो नीचे वाला भी 30 हो जाएगा और इसे प्रूव करना बहुत आसान है। देखिए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए और सी डैश को ज्वाइन करूं, ये वाला है, तो पता है ये एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये वाली जो लेंथ है ये भी हमें पता है, ये लेंथ, ये जो लेंथ है हमारी P और C के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमें पता है। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट C डैश के कोऑर्डिनेट जो कि 1,0 थे, C डैश के कोऑर्डिनेट देखिए ये थे 1,0 और P के कोऑर्डिनेट है 3,0। तो इससे हमें ये जो लेंथ है P C डैश ये भी मिल रही है। इसको डायग्राम को जो छोटी ट्रायंगल मिल रही है इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ। देखिए हमारे पास इस तरह से यहाँ पे पॉइंट ए था हमारा, ये पॉइंट पी था और ये सी डैश है। ये पॉइंट हमारे पास था 1,0 और ये पॉइंट था हमारा 3,0। तो ये जो लेंथ है ये है 2। यहीं से हमारे पास ये जो पॉइंट
ये जो पी ए है, देखिए जरा इसको, पी ए, ये इस सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट है इस पॉइंट से, और ये सर्कल का रेडियस था 1। देखिए ये सर्कल का रेडियस था आर डैश, जिसकी वैल्यू थी 1। तो इस ट्रायंगल से हम ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आ जाएगी √3। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमें पता है, बेस पता है, सॉरी परपेंडिकुलर एक समझ सकते हो, ये पता है, तो बेस मिल जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल से टेन थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं, वो 1/√3 आ रही है। कैसे? टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर था हमारा ए सी डैश और बेस है पी ए। तो अगर टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 आ रही है, तो थीटा की वैल्यू देखिए मैं बोल सकता हूँ 30 डिग्री है, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो एंगल ए पी बी ये 2 थीटा था, तो ये देखिए ये 60 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हमारा जो एंगल था, सॉरी पीछे चलते हैं, ये एंगल हमने थीटा जो लिया था, इसको हमने प्रूव कर दिया है कि ये थीटा एंगल 30 डिग्री है। तो ये एंगल पी ए पी बी ये हमारा 60 डिग्री हो गया, तो ये ट्रायंगल बन गई है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए सिर्फ इस एंगल को प्रूव करके भी हम आसानी से कर सकते थे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ढूंढने से ही हमारा काम हो गया। और लंबे मेथड से चाहे तो टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करके भी कर सकते थे।